बताएं। हम हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी आप में से कोई भी एक यहीं से स्टार्ट करिए, पहले यहीं से। सर हमारा जो थीम है वो बहुत, पहले तो ग्रुप का क्या नाम है? उनका नाम है आइंस्टीन ग्रीन एनर्जी मॉडल। एक ग्रुप रखने के पीछे का क्या उद्देश्य रहा है? आइंस्टीन का इस दुनिया के लिए योगदान, जैसे उन्होंने फिजिक्स के बारे में जो दिया है, फिजिक्स को इतना आगे तक लेकर रहे हैं, और जिन्होंने थीसिस दिया है जिसका इस्तेमाल हम आज भी कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। एक्चुअल में ये कहा जाए तो फिजिक्स से दुनिया में जिन्होंने जो थ्योरी दिया है उसी के बेसिस पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी का याद हुआ है। ठीक है सर हमारा जो जिस थीम पर बनाया गया है हमने, उसे समझने के लिए हम इसके बैकग्राउंड में आना चाहें तो हम ये देख रहे हैं कि अच्छा, पूरी यानी कि दुनिया जो आपने ग्रीन एनर्जी मॉडल लिया है उसका ये प्रेजेंटेशन चार्ट के माध्यम से कर रहे हैं। यस ठीक है ओके। तो सर पूरी दुनिया का जो फॉर्मेशन हुआ है, निर्माण हुआ है, वो ऊर्जा के आधार पर हुआ है। शुरुआत में केवल और केवल ऊर्जा धीरे धीरे बाद में जो है मास के रूप में आया, और वहीं से धीरे धीरे जो है एलिमेंट बने, और वहाँ से पूरी सृष्टि का रचना हुई। वर्तमान में हम जैसे अभी बोल पा रहे हैं, या फिर आप सुन पा रहे हैं, या फिर आप जहाँ कहीं से भी आए हो, वो सब ऊर्जा के बेसिस पे ही है। जो भी सजीव है या फिर निर्जीव है, उनकी बढ़ोतरी हो रही है वो भी ऊर्जा के बेसिस पे, यानी कि ऊर्जा इस दुनिया में जीने के लिए बहुत ही बड़ा फैक्टर है। तो और बात करें जैसे कि यहाँ ऊर्जा का इम्पोर्टेंस रूप में, खाना बनाना है तो ऊर्जा चाहिए, वाहन के संचालन के लिए भी ऊर्जा चाहिए, बल्ब के लिए, पंखा के लिए, फैक्ट्री के लिए, अन्य उपकरण के लिए, या फिर ट्रेन के लिए, या फिर मोबाइल चलाने के लिए, हर चीज़ के लिए ऊर्जा चाहिए। यानी कि वर्तमान में जितने भी आसपास चीज़ें दिखाई दे रही है वो सब बना हुआ है ऊर्जा से। ऊर्जा के स्रोत के बारे में बात करें तो ये दो टाइप का मैनुअली होता है। पहला जो है अनवीकरणीय ऊर्जा, जो समय के साथ समाप्त हो जाएगा। इसमें बात करते हैं पेट्रोलियम के उत्पाद, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल, केरोसिन हो गया, एलपीजी हो गया, उसके अलावा जो है ये कोल हो गया, ये कुछ समय के पश्चात जो है खत्म हो इस जाएगा। समय अभी एक हाइड्रोजन की बात की जा रही है। हाइड्रोजन बम, हाँ नहीं, हाइड्रोजन की बात, हाँ हाँ नोदा के रूप में इस्तेमाल होता है। सर उसका फ्यूल के रूप में हम केवल उसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है बहुत ज़्यादा होता है। अगर लगाएंगे तो बनना होगा खाना तो बन जाएगा ये पूरा ब्रूस्ट, इसीलिए उसका प्रयोग नहीं करते। अभी फिलहाल नहीं किया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में अगर वैसा मशीनरीज बन जाए तो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये जैसे पेट्रोलियम से बने जो उत्पाद है वो 40 से 45 साल के बाद खत्म हो जाएगा, और कोल जो है हमारे भारतवर्ष में 20 से 30 साल में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो हमारी पूरी दुनिया जो है केवल दो चीज़ों पर निर्भर करता है, एक है नवीकरणीय ऊर्जा और दूसरा है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा चूँकि हर जगह नहीं लगा सकते उसका, क्योंकि वहाँ से रेडिएशन आता है और उसके जो रॉ मटेरियल निकलता है वो भी हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होता है। तो हमारे पास अब ऊर्जा का जो स्रोत बचेगा वो है नवीकरणीय ऊर्जा, जिसमें मुख्य तौर पे जो आते हैं सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा और पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा में यह है कि सूर्य का प्रकाश आएगा तभी हम एनर्जी ले सकते हैं, रात में नहीं ले सकते, अगर बादलों वाला दिन है तो वो भी हम नहीं ले सकते। जल ऊर्जा में है कि अगर कहीं पे बारिश हुआ है, वहाँ से पानी इकट्ठा हुआ है, वहाँ पे बांध बनाएंगे और वहाँ पे टरबाइन लगाएंगे, वहाँ से एनर्जी मिलेगा। पानी नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा, गर्मी के सीजन में वो एनर्जी हमारे पास नहीं मिल पाता है। अब हमारे पास जो बचता है पवन ऊर्जा, जो हमारा मॉडल का थीम है। पवन ऊर्जा में लिमिटेशन ये है कि जब हवाएं बहेंगी तभी हमारे पास ऊर्जा आ सकता है। तो उसी के लिए एक ऐसा थीम हमने ये अप्लाई किया है जिससे कि हवा बहे या ना बहे, एनर्जी हमें लगातार मिलते रहेगा, चाहे सुबह हो, शाम हो, दिन हो, दोपहरिया हो, या फिर बरसात का मौसम में क्यों हो, ऊर्जा लगातार मिलने वाला है, नॉन स्टॉप, और कोई पोल्यूशन में नहीं होने वाला। आगे हम इसके बारे में बताने वाले हैं। ऐसे यहाँ पे लिमिटेशन के बारे में हमने बात कर ली, लिमिटेशन इसका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे एक स्रोत के रूप में यहाँ पे पिक्चर बनाया गया है, जो कि समय से बंद हो जाएगा, ये वाला। विंड एनर्जी के यूज़ के बारे में अगर डाटा के बारे में हम ये कहें तो ग्लोबल लेवल पे इंडिया का जो यूज़ के आधार पर ये रैंकिंग आता है वो 4th नंबर पे आता है। और यहाँ पे चार्ट के रूप में ये देख पा रहे चाइना सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है, क्योंकि यहाँ का जो जियोग्राफिकल जो थीम है वो अलग बेसिस पे है, और टेक्नोलॉजी भी है, इस बेसिस पे यहाँ चाइना का काफ़ी ज़्यादा मात्रा है। और हमारे इंडिया का केवल और केवल 4.8% ही योगदान है पूरे विश्व भर में। दुनिया में पवन ऊर्जा का इस्तेमाल के बारे में बात करें तो जितने भी विकसित देश है उनका पवन ऊर्जा के मामले में 30 to 50% तक बिजली का उत्पादन जो है इसी से कर रहे हैं। देखिए हमारा भारत बहुत अभी भी इसमें पिछड़ा हुआ है। इसका योगदान जो है दुनिया वाले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे पर्यावरण बचाने में काफ़ी सहूलियत मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो रत्ती भर भी इससे प्रोड्यूस होने वाला है नहीं। चाइना, अमेरिका, जर्मनी के बाद जो है हमारा भारत ही देश आ रहा है।
हमारे देश अपने भारत में जो है कुछ ही इलाकों में केवल पवन ऊर्जा स्थापित हो पाया, क्योंकि हवाएं केवल उधर ही है। जैसे बात करें राज्यों के बारे में तो तमिलनाडु हो गया, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, वहाँ पे चूँकि सी ब्रिज और लैंड ब्रिज बनता है, इस वजह से दिन और रात वहाँ पे ऐसा हो रहा है। लेकिन भारत के अंदर वाले सेक्शन में चूँकि लगातार हवाएं नहीं बहती, इस वजह से इधर वाले सेक्शन में नहीं है। इस थीम के आने से भारत के जिस भी चाहे इलाके में वहाँ पे हम आसानी से ला सकते हैं। ऐसे हमारा जो मेन थीम है यहाँ पे पवन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो मिनिमम पवन का वेग होना चाहिए वो 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। लेकिन जब ट्रेन चलती है या फिर कोई भी वाहन चलती है उसका रफ्तार 15 किलोमीटर से कम रहता है क्या, या ज़्यादा रहता है? बल्कि काफ़ी ज़्यादा रहता है, 40, 45, 50, 60, ये सब का तो भाई सब 90 किलोमीटर से भी ज़्यादा होता है ना। तो जब ये ट्रेन चलेगा तो क्या लगता है पीछे की तरफ हवाएं अपने आप मूव करना शुरू करती है क्या? जैसे हम ट्रेन में यात्रा करते हैं तो बाहर देखते हैं तो हवाएं मूव करती है, उसी के बेसिस पर अगर हम इसके ऊपर में डायनेमो और ये पंखे लगा दें तो ट्रेन चलेगा, हवाएं पीछे की तरफ फ्लो होते हुए नजर आएगा और ये पंखे चलेगा। वैसी स्थिति में ये एनर्जी जो है निकलेगा। ये जो एनर्जी रिलीज हो रहा है उस एनर्जी को, जैसे चूंकि ये बड़ा ट्रेन है ना और बड़ा ट्रेन है, रफ्तार काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे छोटा सा पंखा भी लगाएंगे तो आसानी से ये काम करेगा। तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हो रहा है उस एनर्जी को या तो हम पावर स्टेशन में स्टोर कर सकते हैं और ऐसे इलाके में भेज सकते हैं जहाँ पर आज भी बिजली की कमी है, या फिर इसे बहुत सारे फंक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे बल्ब हो गया, पंखा हो गया, बहुत सारे सिस्टम है, तो उन सबको भी इससे चलाया जा सकता है। बाहर से जो लोड होता है उस लोड पर जो है कमी की जा सकती है। ये हो गया। उसके अलावा ये जो है जिसे टोटो हुआ है, टोटो जो है पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है और ये एक बार जब चार्ज होता है 4-5 घंटे तो 70 किलोमीटर के आसपास आसानी से चला जाता है। लेकिन जब खत्म हो जाता है तो बेचारे टोटो तेल का लेकर जाना पड़ता है। तो अगर हम इसमें वैकल्पिक बैटरी रखें जो एक से चलेगा और दूसरे वाले से चार्ज होगा, चार्ज होने के बाद अगर पहला वाला खत्म हो रहा है तो दूसरे वाले से हम सप्लाई देना शुरू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरे वाले को चार्जिंग वाला सेक्शन में शिफ्ट कर देंगे, मतलब चार्जिंग करने का जो झंझट है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आराम से एनर्जी मिलता रहेगा और चलता रहेगा। अलग से कोई भी बिजली की खपत यहाँ पे होने वाला नहीं है, ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पे अगर हम इसी का बस के रूप में बस वाले में सेटअप करते हैं तो वहाँ से जो है एक तो सभी ग्राहकों को चार्जिंग पॉइंट दे सकते हैं जिससे कि चार्जिंग का जो समस्या उत्पन्न होता है यात्रा में वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा बस के अंदर जो है लाइट चलाना हो, पंखा चलाना हो या फिर ये वेंटिलेशन सिस्टम लगाना हो से जो उमस उत्पन्न होता है उसको खत्म करने के लिए जीपीएस या फिर वाईफाई रूटर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं या दे सकते हैं, सुविधा दे सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड भी लगाया जा सकता है या फिर बस में टीवी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर उसमें जो है डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से प्रचार वाला भी दिया जा सकता है जिससे कि आय भी एक साधन बनेगा। इसके अलावा जो है जब ये बस स्टॉप पे खड़ा रहे तो वहाँ पे सार्वजनिक ये चार्जिंग पॉइंट भी दिया जा सकता है, लेकिन बस पड़ाव पे जो है उस टाइप का नहीं मिलता है। इस मॉडल से पर्यावरण पर और मानव पर क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है उसके बारे में पहली बात ये कि इससे कोई भी पोल्यूशन रत्ती भर भी होने वाला नहीं है। एनर्जी आएगा वो भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद, एक बार कर लिए पिकअप हो गया, उसके बाद हमारे पास सालों साल मिलते रहेगा। सबसे बड़ा जो इसका योगदान है पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव इसका, जैसे इस मॉडल्स के यूज से जो है थोड़ा भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो पूरा ही खत्म हो गया। जलवायु पे भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इसके माध्यम से। इसके अलावा जो है कोई धुआं या कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो नहीं रहा इससे। इसके अलावा जो है ग्लोबल वार्मिंग नहीं देख रही है और नवीकरणीय ऊर्जा को ये बढ़ा भी दे सकता है और लड़ता सौर ऊर्जा और ये जल ऊर्जा इनका लिमिटेशन, लेकिन इनका लिमिटेशन नहीं है, लगातार चलते रहेगा चाहे कोई भी सीजन। मानव पर सकारात्मक प्रभाव ये पड़ेगा कि इसमें स्वास्थ्य जो फेफड़ा वगैरह जो पोल्यूशन से इंसान पर स्वास्थ्य पर इफेक्ट डालता है उससे बदलाव होगा। जहाँ बिजली कम होता है वहाँ भी ऐसी बस वगैरह जो है वहाँ पे देकर वहाँ पे अपना ये ऊर्जा जो है दिया जा सकता है। क्योंकि और पवन ऊर्जा से जुड़े हुए तकनीकी क्षेत्रों में नई नई नौकरियां भी इससे उपलब्ध कराई जा सकती है जिससे कि लोगों को ट्रेनिंग दिया जा सके कैसे इसका इस्तेमाल करना। इस फॉर्मेट में हमारा यही मॉडल है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन रहा है, ठीक है, थैंक यू सर।